First of all, we would like to welcome you all, my dear friends, in the e-classes of law. Today we are going to discuss something about the check bounce cases. आज my dear friends हम check bounce के cases और matters के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमने किसी व्यक्ति को चेक दिया और हमारे अकाउंट में इनसफिशिएंट अपर्याप्त अमाउंट हुआ तो क्या ये एक ऑफेंस है। यदि ऑफेंस है तो ये माय डियर फ्रेंड्स किस लॉ से गवर्न होता है। चेक बाउंस के केस में कितनी सजा होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि चेक बाउंस के केस का क्या राजीनामा हो सकता है और चेक बाउंस के केस में एफआईआर होती है या कोर्ट में जाकर हमें कंप्लेंट फाइल करना होती है और वो कोर्ट कौन सा होता है, कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन सा जज चेक बाउंस के केसेस में ट्रायल कंडक्ट करता है, या सिंपल वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि चेक बाउंस का जो केस है वो किस कोर्ट में चलता है और चेक बाउंस के मैटर में कितने टाइम लिमिट में हमको केस फाइल करना होता है। और जब चेक बाउंस के केस में माय डियर फ्रेंड्स सजा होती है तो सजा कितनी सजा के प्रावधान है और वो लॉ कौन सा है, ये सारी चीजें, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको देना चाहूंगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब माय डियर फ्रेंड्स हमें किसी व्यक्ति ने चेक दिया है तो उस चेक को कितने टाइम लिमिट में हमें बैंक में प्रेजेंट करना होता है। अगर उस प्रिस्क्राइब्ड बेहद टाइम लिमिट में हमने बैंक में चेक पेश नहीं किया तो क्या वो व्यक्ति अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। इन सब के आंसर्स मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूंगा, सो प्लीज लिसन केयरफुली। अब जब भी माय डियर फ्रेंड्स हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं। तो ये जो लॉ है इसका नाम है, जो चेक बाउंस के मैटर्स जिस लॉ में कवर होते हैं उस लॉ का नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब जो इसे हिंदी में कहें तो हम कहते हैं परक्राम में लिखित अधिनियम 1881। तो ये जो परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से पहले रिलेट करते हैं। तो हमारे भारत के संविधान जो है उसकी अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां हैं। उसमें एक लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट मीन संघ सूची। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है मीन बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट्स एंड अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मीन डॉक्यूमेंट, ये हमारे संविधान की संघ सूची के विषय हैं। और जो बैंकिंग है, बैंकिंग भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 235 से इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी नहीं हो सकता। अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से तो ऐसा लॉ शैल बी वॉइड होगा। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। अब हम इस एक्ट के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे और बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो जो चेक बाउंस है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनके लिए एक एक्ट बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हिंदी में जिसे हम परक्राम में लिखित अधिनियम कहते हैं। इसका एक्ट नंबर 26 है और इस एक्ट में अभी कई अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट्स है वो 2015 में हुए, 2015 में और 2018 में हुए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसकी प्रियम्बल क्या कहती है वो मैं बताना चाहूंगा। प्रस्तावना वो ये कहती है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स मीन वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए यह परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 बना हुआ है। ये जो एक्ट है माय डियर फ्रेंड्स वो 1 मार्च 1881 को लागू हुआ। मीन इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1881। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है माय डियर फ्रेंड्स ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अब इस एक्ट की कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी भी है जो अक्सर हमारे लॉ के एग्जाम्स में, सिविल जज एग्जाम में, जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एडीपीओ, एपीपी या एडीए के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसकी मेन 2 नॉन एप्लीकेबिलिटीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि ये जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे हम अब से एब्रिविएटेड करते हैं तो इसे हम एनआईए एक्ट कहेंगे, एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये जो एक्ट है माय डियर फ्रेंड्स ये इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 के सेक्शन 21 पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और प्लस
किसी प्राच्य भाषा मीन ओरिएंटल लैंग्वेज इंग्लिश में, मैं कि किसी भी लिखत मीन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित किसी भी लोकल यूजेज स्थानीय प्रथा पर भी लागू नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों नॉन एप्लीकेबिलिटीज हैं जो मैंने आपको बताई। एक बार मैं वंस अगेन आई रिपीट, इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 के सेक्शन 21 पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी लोकल यूजेज स्थानीय प्रथा से रिलेटेड हैं, उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि चेक क्या है। ये सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है कि चेक क्या है। जनरली जो चेक है माय डियर फ्रेंड्स वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को ही हम एक चेक कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होते हैं, टर्निकेटेड चेक्स भी होते हैं। ये सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट में मेंशन किए गए हैं। चेक में माय डियर फ्रेंड्स 3 पार्टीज होती हैं। अब 3 पार्टीज कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ड्रॉअर, ड्रॉअर को हिंदी में हम लेखीवाल कहते हैं, और आपके समझने के लिए हम ड्रॉअर को मेकर भी कह सकते हैं, और या फिर जो चेक देने वाला होता है उसे भी हम चेक गिवर मीन ड्रॉअर, मेकर हिंदी में लेखीवाल और चेक गिवर एक ही व्यक्ति को हम कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेजेस में। नंबर दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई। ड्रॉई मीन जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक ने आपको लीगली एक चेकबुक इशू जो की है, उसे उस बैंक को हम ड्रॉई कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पेई मीन लेने वाला, पाने वाला, उसे हम पेई कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जो चेक बाउंस के जो केसेस हैं और चेक बाउंस से रिलेटेड जो लॉ है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के चैप्टर 17 में सेक्शन 138 टू 148 में मेंशन किए गए हैं। टाइटल ये है पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। अकाउंट को हिंदी में हम लेखे कहते हैं। लेखे में जमा राशि अपर्याप्त होने के कारण कतिपय चेक के अनादृत मीन डिसऑनर हो जाने की दशा में सस्तियां मीन पेनल्टीज। अब हम माय डियर फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो चेक्स होते हैं उन चेक्स में 3 पार्टीज होती हैं। मैंने बताया था 3 पार्टीज को मैं ब्रीफली बता देता हूं। जैसे ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रॉअर कौन होता है। मैंने आपको बताया मेकर को ही हम ड्रॉअर कहते हैं। मीन द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रॉअर। अब ड्रॉई कौन होता है। द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड इज टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। ड्रॉई कौन है। जैसे मैंने बताया कि बैंक को ही हम ड्रॉई कहते हैं। ये कहां मेंशन किया गया है कि ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स पेई कौन होता है। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid is called the payee। वो पाने वाला है। अब हम आगे बात करना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है चेक। अब चेक अगर आपने किसी व्यक्ति को दिया और आपके अकाउंट में अगर इनसफिशिएंट फंड है तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस को लीगल लैंग्वेज में डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं, जो एक पनिशेबल ऑफेंस है एज पर सेक्शन 138 ऑफ दिस एक्ट। अब मैं आपको चेक के केसेस के कुछ ब्रीफ फैक्ट्स बता देना चाहूंगा। प्लीज लिसन केयरफुली। जब ड्रॉअर मीन वो व्यक्ति जिसने किसी बैंक में अकाउंट ओपन करा रखा है, कोई भी बैंक हो, जैसे एसबीआई, पीएनबी या प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, किसी भी बैंक में उस व्यक्ति ने अकाउंट ओपन कर रखा है और उस व्यक्ति को बैंक ने चेक इशू किया है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था कि चेक को कितने समय के भीतर हमें बैंक में पेश करना होता है। तो इस संबंध में 2 एस्पेक्ट हैं एज पर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 138 ऑफ दिस एक्ट। पहला टाइम लिमिट है कि जो चेक होता है उस पर एक डेट का ऑप्शन होता है, जो उसमें डेट मेंशन की गई है उस डेट से मीन जो चेक जारी होने की तिथि है, मीन द डेट ऑन विच द चेक हैज बीन इशूड, मीन द इशुएंस डेट ऑफ द चेक है, उस डेट से 6 महीने के भीतर विद इन 6 मंथ।
ये हमारे क्लॉज ए सेक्शन 138 में पहला एस्पेक्ट है कि जो डेट उस चेक पर मेंशन है उस डेट से आपको 6 महीने, जिस डेट से चेक जारी हुआ 6 महीने में उसे बैंक में आपको प्रेजेंट करना है। अब हम बात करते हैं कि एक चेक को हम बैंक में कितनी बार प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है इस एक्ट में। एक चेक को जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता उसे आप कितनी बार भी बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है माय डिफेंस, इसमें यह लिखा हुआ है विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, कि उस अवधि के भीतर जो विधिमान अवधि है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, ये क्वेश्चन कई बार आप देखेंगे मध्य प्रदेश स्टेट में और अदर स्टेट्स में जहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कई बार जुडिशियल एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो वैलिडिटी पीरियड है इसका क्या मतलब है, जो और करके लिखा है, वंस अगेन आई रिपीट, और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी मीन उसके विधिमान रहने की अवधि के अंदर। ये विधिमान अवधि क्या है? अब विधिमान अवधि कौन डिसाइड करेगा? किसे पावर दी गई है वैलिडिटी पीरियड को यहां पर प्रिस्क्राइब करने के लिए? तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये जो एक्ट है, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इस संबंध में अगर हम बात करें सिर्फ वैलिडिटी पीरियड के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पावर्स जो हैं वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डेलीगेट कर रखी हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया है माय डियर फ्रेंड्स, और वो सर्कुलर जो है वो 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ। 1 अप्रैल मीन 1 अप्रैल 2012 से। और उस सर्कुलर के अनुसार आरबीआई ने जो वैलिडिटी पीरियड है वो डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया, और वो है अभी प्रेजेंट में 3 मंथ्स। अब इसमें एक और लास्ट में लिखा हुआ है क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 138। अब हमारे सामने माय डिफरेंस 2 टाइम पीरियड हो गए। एक पहले हो गया 6 मंथ। 6 मंथ कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। जो चेक पे जो डेट मेंशन है उस डेट से 6 महीने और करके लिखा है। और का मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, एंड होता तो एंड का मतलब दोनों होता। विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, जो मैंने आपको अभी क्लैरिफाई किया, आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया 1 अप्रैल 2012 को। अब लास्ट में एक एक्सप्रेशन है इसमें, विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी पूर्व हो, जो भी पहले हो। तो आरबीआई ने जो 1 अप्रैल 2012 को सर्कुलर इशू किया, उस सर्कुलर में टाइम लिमिट 3 मंथ्स मेंशन किया गया है। तो अब 2 टाइम लिमिट हो गई, 6 महीने और 3 महीने। तो इसमें एक एक्सप्रेशन लिखा ना, विच एवर इज अर्लियर, तो निशान कौन से ऑप्शन में लगेगा? एक्चुअली में करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 महीने या 3 महीने, दोनों ही ऑप्शन में मेंशन किए जाते हैं। तो इसमें लिखा है ना विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी हो। तो 3 महीने जो है वो 6 महीने से अर्लियर है, इसलिए 3 मंथ्स वैलिडिटी पीरियड है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया और चेक पर जो डेट मेंशन की गई है उस डेट से आप उसे 3 मंथ्स में, 3 महीने के अंदर आपको बैंक में पेश करना है। ये इसका पहला स्टेज है जो कि मैंने आपको बताया। नंबर दूसरी बात, जब आप चेक को बैंक में पेश करते हैं तो मेनली इसके 2 कंसिक्वेंसेस निकलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला ये है कि सपोज किसी व्यक्ति ने आपको 50,000 रुपए का चेक दिया और उसके अकाउंट में 50,000 रुपए सफिशिएंट बैलेंस है, आपने बैंक में चेक प्रेजेंट किया और बैंक ने आपको पेमेंट कर दिया, मीन आपका केस खत्म हो गया। पहला कंसिक्वेंसेस एस्पेक्ट ये है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि चेक दिया 50,000 रुपए का, बट एक्चुअल कंडीशन में उस अकाउंट में पैसे 50,000 रुपए हैं ही नहीं, कम अमाउंट है, तो चेक का पेमेंट नहीं हो सकता। तो जब चेक का पेमेंट नहीं होगा तो चेक बाउंस हो जाएगा। लीगल लैंग्वेज में हम डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं, मीन चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर हो गया तब वो एक ऑफेंस है। अब उसकी प्रोसीजर क्या है? उसकी प्रोसीजर ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक एक स्लिप देगी या उसी पर सील साइन कर देते हैं और आपको चेक वापस कर देगी। बैंक आपको चेक वापस कर देगी। जब चेक वापस होकर लौट आता है तो फिर बात आती है नोटिस की। मैंने क्वेश्चन रखा था आपके सामने, क्या नोटिस देना मैंडेटरी है? तो हम बात करते हैं माय डिफेंस यहां पर क्लॉज बी सेक्शन 138 ऑफ दिस एक्ट के अनुसार कि जिसने हमें चेक दिया है वो ड्रॉअर है और जिसे चेक दिया गया है वो पेई है। जिस बैंक में अकाउंट है वो कौन है? ड्रॉई है। तो नोटिस टू ड्रॉअर बाय पेई, मतलब
जिस व्यक्ति ने चेक दिया था अब उसमें अकाउंट में उतना पेमेंट नहीं था, चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो जो पेई है जिसे वो चेक दिया गया था वो व्यक्ति ड्रॉवर को नोटिस देगा एज पर क्लॉज बी सेक्शन 138 ऑफ दिस एक्ट। और नोटिस कितने दिन में देना है, टाइम पीरियड कितना है, विद इन 30 डेज। एक्सप्रेशन यूज हुआ है विद इन 30 डेज और वो भी राइटिंग में ही देना पड़ेगा। नोटिस में क्या मेंशन किया जाएगा, फुल डिमांड ऑफ पेमेंट, कि आपने जो हमें चेक दिया था हमने उसे बैंक में पेश किया और आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से उस चेक को डिसऑनर कर दिया गया है और इसलिए अब आप हमें पेमेंट कीजिए। तो 30 डेज में नोटिस पेई को ड्रॉवर को देना होता है, किसके लिए, फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट, की आप पेमेंट कर दीजिए। पहली प्रोसीजर ये है। अब माय डियर फ्रेंड्स अगला एस्पेक्ट ये है पेमेंट बाय ड्रॉवर टू पेई। जब नोटिस दिया गया है तो वो कितने दिन के भीतर पेमेंट करेगा, 15 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस। जिस दिन से उसे नोटिस मिला है उस दिन से 15 दिन के भीतर जो ड्रॉवर है, जो अकाउंट होल्डर था उसे ही हम ड्रॉवर कहेंगे, जिसने आपको चेक दिया था, वो व्यक्ति पेई को, जो चेक रिसीवर था, चेक टेकर था, मीन जो पेई था, उसे विद इन 15 डेज में उस चेक में मेंशन अमाउंट का पेमेंट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस, जिस दिन से उसे नोटिस मिला एज पर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 138 ऑफ दिस एक्ट। मीन 30 दिन में नोटिस देना है और उसके बाद 15 दिन का समय उसके पास होता है जिस दिन से उसे नोटिस मिला, कि 15 दिन में अगर वो पेमेंट कर देता है तो मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में जब वो 15 दिन में पेमेंट करने में फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं किया, किसने, ड्रॉवर ने जब पेमेंट नहीं किया विद इन 15 डेज में, तब क्या प्रोसीजर होती है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जब 15 डेज में पेमेंट नहीं किया गया तब फिर बात आती है कि अब उस व्यक्ति पर केस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 30 डेज का नोटिस नहीं दिया तो डायरेक्टली केस फाइल आप नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि जो चेक बाउंस का केस होता है वो चेक बाउंस के केस में एफआईआर होगी या कंप्लेंट फाइल होगी। तो एक्चुअल कंडीशन में जब आप सेक्शन 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो इस एक्ट में यह मेंशन किया गया है कि अगर चेक बाउंस का केस है, आपने 30 डेज का नोटिस दे दिया और 15 जिस दिन से नोटिस रिसीव हुआ 15 डेज में वो आपको पेमेंट नहीं करता, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, परिवाद फाइल करेंगे। परिवाद एक्चुअली में सीआरपीसी सेक्शन 200 में मेंशन की गई है। तो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे और कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में ही फाइल होगी, राइटिंग में ही कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन ये है कि किस कोर्ट में, किस जज के सामने फाइल करेंगे। तो हमारा जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ये कहता है कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, महानगर क्षेत्र है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ उसके कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी राइटिंग में, और जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ राइटिंग में कंप्लेंट फाइल होगी, एफआईआर नहीं होगी 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में। ये क्लॉज सी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 में मेंशन किया गया है। मीन कंक्लूजन ये है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल होगी और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ होगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम लिमिट में हमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज द केस में भी जो भी स्थिति है उसके सामने कितने समय के भीतर कंप्लेंट फाइल करना होती है, कंप्लेंट फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। वो टाइम लिमिट जो है वो माय डियर फ्रेंड्स क्लॉज बी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 1 मंथ प्रिस्क्राइब की गई है, विद इन 1 मंथ। मीन 1 महीने के भीतर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। अब अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि 1 महीना हम कब से काउंट करेंगे, जिस दिन हमने बैंक में चेक प्रेजेंट किया था और बैंक ने उस पर सील साइन कर दिए कि अकाउंट में जो बैलेंस है वो इनसफिशिएंट है इसलिए चेक का पेमेंट नहीं हो सकता, तो उस डेट से हम 1 महीने कंप्लेंट फाइल करने का टाइम काउंट करेंगे, या फिर 30 दिन का नोटिस दिया है 15 डेज
में उसने पेमेंट नहीं किया उससे हम काउंट करेंगे। एक्चुअली में क्या इस बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई प्रोविजन है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस बारे में कुछ कहता है? ये क्वेश्चन जो है हमारे डिफेंस की 1 महीना जो कंप्लेंट फाइल करने की टाइम लिमिट है वो किस डेट से काउंट होगी? कई बार आप मध्य प्रदेश जुडिशरी के एग्जाम में सिविल जज में पूछा गया है, मेनी टाइम्स, एंड अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है, जो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो गलती करते हैं। अब मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा, इसके लिए आप स्टडी करें क्लॉज बी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें ये लिखा हुआ है माय डिफेंस, सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन। आपको लगेगा कि ये क्रिमिनल केस है लेकिन कॉज ऑफ एक्शन सिविल का टर्म यूज हो रहा है, बिल्कुल सही यूज हो रहा है इस एक्ट के अनुसार। द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज अंडर क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजो टू सेक्शन 138। तो जो 138 का जो प्रोविजो है, और कौन सा प्रोविजो? क्लॉज सी। वो क्या कहता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा, और कौन नोटिस जो है वो कौन देगा? पेई। किसे? ड्रॉअर को। किसके लिए? फॉर अ डिमांड ऑफ पेमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में देगा वो भी। अब एक्चुअल कंडीशन में अगर हम देखें क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 138, उसमें ये लिखा है कि जब ड्रॉअर को नोटिस दिया गया है तो ड्रॉअर क्या करेगा? जिस दिन से ड्रॉअर को वो नोटिस रिसीव हुआ है उस दिन से 15 डेज में पेमेंट करेगा, विद इन 15 डेज में। और जिस दिन 15 डेज में पेमेंट नहीं होता, वो जो ड्रॉअर है वो पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तब से 1 महीने का टाइम है आपके पास कंप्लेंट फाइल करने का, एज पर सेक्शन 142 क्लॉज वी सबसेक्शन 1 मीन 42(1)(a) के अनुसार आपके पास 1 महीने का टाइम है। वो कब से? जब 15 दिन का जो है, क्लॉज सी सेक्शन 138 में लिखा है कि 15 दिन में जब ड्रॉअर पेमेंट करने में फेल हो जाता है, किसको? पेई को। तो जब 15 दिन जो खत्म हो जाएंगे उसके बाद से आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं चेक के केसेस में। ये मैंने अभी आपको बताया। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगला एस्पेक्ट हमारे सामने ये है कि मैंने एक क्वेश्चन रखा था आपके सामने कि जो चेक बाउंस का मैटर होता है, क्या इसमें राजीनामा हो सकता है? तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, यस। सेक्शन 147 ऑफ दिस एक्ट ये कहता है कि जो चेक बाउंस का केस है वो एक शमनीय मामला है। शमनीय, हिंदी इंग्लिश में कहें तो कंपाउंडेबल ऑफेंस। और कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है लॉ में, लीगल लैंग्वेज में अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो एक वो मैटर जो राजीनामा योग्य है। तो जो 138 का ऑफेंस है वो एक्चुअली में सेक्शन 147 ऑफ दिस एक्ट से एक शमनीय कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें राजीनामा हो सकता है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कंप्लेंट के बारे में बताया। अब जब ट्रायल कंडक्ट होगी, मैंने बताया 2 जज हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जब केस चलने को हम लॉ में ट्रायल कहते हैं, ट्रायल कंडक्ट होती है जब, तो ट्रायल का जब कंक्लूजन होगा, डिस्पोजल होगा, तो मेनली एक्यूज जिस पर जिसने चेक दिया था और अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो वो एक्यूज्ड पर्सन है, और जिसने कंप्लेंट फाइल की है वो परिवादी है, मीन कॉम्प्लिनेंट है। तो जब केस का कंक्लूजन होगा, ट्रायल का कंक्लूजन होगा, तो सजा के क्या प्रोविजंस हैं? तो सेक्शन 138 में 2 साल की सजा प्रिस्क्राइब की गई है, और करके लिखा है 2 years और विद फाइन, और मीन 2 साल की सजा या फाइन होगा, लेकिन एंड यहां पर शब्द यूज नहीं है। 2 years और विद फाइन। अब फाइन कितना होगा? फाइन का क्या अमाउंट स्पेसिफाइड है? तो है यस, 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस, मीन डबल फाइन लगेगा उस पर। अब जो ट्वाइस फाइन है, डबल फाइन है, वो किसका हम डबल करेंगे? डबल करेंगे ट्वाइस अमाउंट ऑफ द चेक, जो चेक में अमाउंट मेंशन है उसको हम ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे, और विथ बॉथ। इसमें और करके लिखा। अब इसे हम अगर इसकी फाइंडिंग करें तो 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस अमाउंट ऑफ द चेक और विथ बॉथ, मीन 2 साल की सजा, या जो चेक में अमाउंट मेंशन किया गया है उसका डबल, और बॉथ। अब ये जज का, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो 2 साल की सजा दे दे, या जो चेक में अमाउंट मेंशन किया गया है उसका डबल आप पर फाइन इंपोज कर दे, या फिर दोनों दे दे, 2 साल की सजा भी दे दे और डबल ट्विस्ट फाइन भी इंपोज कर सकता है, और विथ बॉथ। और विथ बॉथ एक्सप्रेशन ये बताता है ये दोनों भी इंपोज हो सकते हैं। ये जज का, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। एज पर सेक्शन 138 में ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है।
अब माय डियर फ्रेंड्स, बात हम ये करते हैं कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि चेक बाउंस के केसेस में एक्चुअली में दो मेन अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट में। एक अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, 2015 में, और एक अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। अब 2015 में एक अमेंडमेंट किया गया था लोकल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। 2018 में भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, और प्लस कंपनसेशन से रिलेटेड भी है, कुछ परसेंटेज भी स्पेसिफाइड किया गया है। वो चीजें में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अब जो कंप्लेंट है वो एक्चुअली में किस कोर्ट में फाइल होगी ये मैं आपको बता चुका हूं, कितने टाइम लिमिट में फाइल होगी ये भी बता चुका हूं। अब लोकल जुरिस्डिक्शन जो आजकल काफी डिस्कशन में है, काफी चर्चा में है कि चेक की जो लोकल जुरिस्डिक्शन है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, वो क्या है, और 2015 और 18 में क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। क्या चेक बाउंस के केस में माय डिफेंस समरी ट्रायल कंडक्ट हो सकती है, और जो पेंडिंग केसेस हैं देखा होगा आजकल 2018 के अमेंडमेंट के बाद वो ट्रांसफर हो रहे हैं इधर उधर। तो एक्चुअली में ये सिस्टम क्या है, क्या इंटरिम कंपनसेशन की कोई व्यवस्था है। और जहां तक कि हम बात करते हैं कि अगर कन्विक्शन होता है चेक के केस में तो इसकी अपील किस कोर्ट में होगी, और अगर एक्विटल होती है, दोष मुक्ति होती है, तो अपील किस कोर्ट में होगी। ये सारी चीजें और प्लस अदर इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूंगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको, अगर आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी अपडेशंस और लिटरेरी एंड मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल हमारी चैनल पर जो वीडियोज होते हैं वो आप पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना होता है। सो काइंडली ऑल्सो गिव योर कमेंट्स। आप अपनी हमें कमेंट जरूर दें एज फीडबैक, एंड कीप वॉचिंग अवर दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।